Chairman of Nagpur branch Jiten, my friend and regional council member Abhijit Kelkar, office bearers of Nagpur branch, and I'm happy to see all the office bearers present here today. एक टीम वर्क जो रहती है नागपुर ब्रांच की हमेशा खासियत रही है कि टीम वर्क रही है, और सब जब एक एज अ टीम काम करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग आता है। सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेज हो या कोई भी प्रोग्राम हो नागपुर ब्रांच का, जब टीम पूरी काम करती है तो देखने में मज़ा आता है और पार्टिसिपेट करने में मज़ा आता है। तो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू नागपुर ब्रांच एंड नागपुर टीम फॉर एक्टिवली बीइंग पार्ट ऑफ ऑल द सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। अगेन हैविंग अ सेमिनार ऑन ऑफलाइन मोड और हाइब्रिड मोड, वेलकम स्टेप। इतने सब मेंबर्स को एक साथ वापस से देख के खुशी होती है कि वापस से पुराने दिन आ गए जहाँ हम सब एक दूसरे को मिल के देख के सेमिनार्स और ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होता था, और शायद सबका बेनिफिट इसमें अच्छे से होगा। इसमें आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी माई कलीग इन मैनेजिंग कमिटी रिजूट सर विथ ईयर। बहुत समय बाद सर आपको देखना मिला, तो वेलकम टू द नागपुर ब्रांच। 2 days बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जितेन भाई कि एक सेमिनार रखा है टैक्सेशन ऑफ शेयर्स एंड डेरिवेटिव्स, और आपको जस्ट चेयरमैन चीफ गेस्ट करके इसमें आना है। तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि अभी ये सेमिनार क्यों लेना पड़ा, तो मतलब थोड़ा स्टडी करते हैं इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्यों लेना पड़ रहा है। तो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू द डेटा इन्फॉर्मेशन, एंड क्या मिला मुझे मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि टोटल डीमैट अकाउंट्स अपने देश में एज ऑफ 31 मार्च 22 आर 8.97 करोड़, है ना। अगर मैं प्रैक्टिकल राउंड फिगर करूँ तो 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स अपने देश में एज ऑफ 31 मार्च 2022 है। अब नंबर ऑफ एसएससी रजिस्टर्ड ऑन इनकम टैक्स पोर्टल देखते हैं तो टोटल 10 करोड़ है, और इनकम टैक्स फाइलर अगर मैं देखता हूँ 21-22 का तो 7 करोड़ है। तो 7 करोड़ एसएससी हमारे देश में जो रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स कितने भरते हैं अपन उसके बाद डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रिटर्न कितने फाइल होते हैं वो देखा था मैं। तो 7 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं, और हमारे डीमैट अकाउंट्स जो है हमारे देश में वो 9 करोड़ है। तो एक मिसमैच समझ में आया कि कोई तो मिसमैच है। अब मैं कंपेरेटिव फिगर देखा तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन कितना था, तो देयर वाज अ 63% राइज इन नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स। तो इतना जंप कि शायद ये कोरोना का इम्पैक्ट था, कि शायद ये अपस्टॉक की जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आती है कि LIC भी हो सकता है एक वन ऑफ, पर मुझे लगता है जैसा अपस्टॉक की एड आती है कि क्या बॉल पकड़ना मुश्किल है पर शेयर में इन्वेस्ट करना ईजी है, तो मे भी लोग उससे भी इनकरेज हो गए कि क्यों ना हम शेयर में डील करें। बट देन एज अ प्रोफेशनल मैं देखता हूँ तो लगता है अभी इनकम टैक्स ने पूरा डिजिटलाइज कर दिया सिस्टम, AI BI सब लगा दिया उन्होंने, एंड AIS रिपोर्ट जनरेट होगा, सेल्फ जनरेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स रहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि शेयर्स अगर आप डील कर रहे हो, परचेज सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो हर एक एसएससी का कैप्चर होगा ही। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिख रही है मेरे को कि इतने नंबर ऑफ एसएससीज और मोस्ट ऑफ देम मे नॉट बी और मे नॉट बी शोइंग। एंड अगर हम लास्ट ईयर का रिटर्न भी देखते हैं हमारे क्लाइंट्स का, तो पहले लोग कभी बताते नहीं थे मैं शेयर में डील करता हूँ। अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन AIS में दिखती है तो हमको मालूम पड़ता है भैया ये शेयर्स में भी डील कर रहा है, तो इसका अपने इनकम रिटर्न फाइल करने के लिए हमको शेयर्स की डिटेल हमको उसको कॉल करनी पड़ रही है। तो इस साल तो नंबर ऑफ एसएससीज हैविंग इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड डेरिवेटिव्स मे बी वेरी मच हाई, क्योंकि नंबर ऑफ एसएससी बढ़ गए इसके अंदर में। जिन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो कुछ ना कुछ तो ट्रेड पक्का किया ही होगा उन्होंने शेयर्स के अंदर में। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट टाइम है शायद ये इस प्रोग्राम को लेने के लिए। तो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू नागपुर ब्रांच फॉर टेकिंग अप सच अ गुड टॉपिक एट अ वेरी रिलेवेंट टाइम, क्योंकि अभी सबके रिटर्न्स और ये फाइल करने के लिए टाइम आ गया है। एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट हियर, ऑनलाइन मोड में भी एज वेल एज ऑफलाइन मोड में भी, कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड स्पीकर एज अ महावीर हमारे साथ में है, who is a competent person to speak on this subject, and I'm sure कि all the members present online as well as offline will be benefited from the deliberation given by Mahavir, and I assure Mahavir कि तुमको 2 घंटा भी आज जो है ना कम पड़ेगा इस टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि पहले कंफ्यूजन रहता था कि वो शेयर में अगर डील किया तो मेरा बिजनेस इनकम है कि कैपिटल गेन इनकम है। अब क्या बिजनेस इनकम भी है तो स्पेकुलेटिव किस में ट्रीट होगा, नॉर्मल बिजनेस में कैसे ट्रीट होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। शायद आज हमारे महावीर सर जब इसके ऊपर डेलीवेट करेंगे तो हमारे कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर होंगे, एंड वी विल बी एबल टू गिव अ बेटर एडवाइस टू आवर क्लाइंट्स व्हाइल बी फाइलिंग द रिटर्न्स। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थैंक नागपुर ब्रांच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चीफ गेस्ट सर। Thank you for your encouraging words for the branch. As a token of our love and affection, I
request CA Dinesh Rathi sir to kindly offer memento to chief guest. I request Secretary of Nagpur branch kindly offer formal vote of thanks. Thank you so much, Sanjay ji. Friends, first of all, extremely sorry for the technical glitch. This is the virtual mode, hybrid mode we are moving forward, and we are just trying to help the members to reach out so that this important topic can be heard by everybody. First of all, thank you so much, chief guest of today's session, our past chairman of Nagpur branch, CA Milind Patel sir. Friends, definitely this topic is really relevant for all of us. Lot of issues are coming up regarding filing of ITR also, and regarding deciding about the turnover, whether it should be F&O, whether it should be a capital gain. So we are thankful for today's speaker, CA Mahavir Atal sir, because he is definitely going to solve all the queries of all the members virtually as well as physically present here. And last but not the least, I thank you all the members present physically as well as virtually for coming in such a large number. Thank you so much. Thank you, Secretary sir. Friends, we are immediately starting technical session. I request today's speaker of the session, CA Mahavir Atal sir, to join us on the dais. Sir, all yours. Thank you, sir. कुठे फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में सभी लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। कोरोना ने हमें सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाया, शेयर्स में पैसे बनाना भी सिखा दिया। और ये सबका पता हमें तब चला जब हमने AIS खोला, क्योंकि क्लाइंट तो बोलता था कि नहीं सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। AIS से पता चला कि उसने बहुत कुछ करके रखा है। हर क्लाइंट के इसमें 5000 प्लस एंट्रीज आती थी। तब समझ में आया कि ये शेयर्स और डेरिवेटिव्स कितना बड़ा हो चुका है। तो उसी के लिए जानने के लिए हमने हमारे बीच बुलाया है माय डियर फ्रेंड CA Mahavir Atal sir को। To introduce Mahavir Atal sir, I request Tripti ma'am to please introduce Mahavir sir. Respected dignitaries on the dais and off the dais, my professional colleagues, a very good evening. It gives me immense pleasure to introduce the speaker of the session. Our speaker has had a distinguished career in handling tax litigation, income tax search and seizure, business restructuring, taxation of expatriates, Benami law, etc. Yes folks, I am talking about our own CA Mahavir Atal. He is qualified as CA in May 2011 and has done post-graduation diploma in international taxation. He is a certified arbitrator as well. He regularly appears before income tax appellate authorities in Mumbai, Pune, Nagpur and Kolkata. He had the privilege of being a part of training program of newly recruited IRS officers at NADT on licenses of corporate taxation. He also had a privilege of addressing members of CA fraternity and Tax Practitioners Association across various districts of Maharashtra and Chhattisgarh on multiple occasions, deliberating on intricacies of direct taxes and international taxation. Till date, he has appeared in 500 plus cases before various tax appellate authorities across India. We are grateful to you, sir, for accepting our invitation, and I request everyone to welcome sir with a big round of applause. Thank you, Tripti ma'am. Now I request Managing Committee Member C. Ajay Vaswani sir to formally welcome our speaker of the today's session,
श्री महावीर सर विथ यूटिलिटी बुक है। Thank you Ajay sir. And now it's time to listen CA Mahavir Atal sir. Sir, forum is yours. Please, thank you. Shares, futures, options, call, put, okay, Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, like if all these words and all these names raises your eyebrow, like if making money gives you an adrenaline rush, then believe me guys, you are in the right profession, you are at the right forum, and you are listening to the right man. Okay, to start with, I am CA Mahavir Atal. I am practicing exclusively in the field of tax litigation, and this is what I am doing since last 11 years. So, like I qualified in 2011, and जैसे सारे CA बनने के बाद में बॉम्बे जाते मैं भी बॉम्बे गया था. So I went there, I tried to search jobs, कहीं जॉब मिली, कहीं ठोकर मिली, but then I decided that नहीं, I want to do practice. I came back to Nagpur. When I came back to Nagpur, I joined a very senior advocate named as Advocate M. Mani. He is no more now. But when I joined him, that time I realized, like he always used to tell me one thing. I think I'll call it as a guru mantra, which he gave me and which I'm sharing with everyone here. And that guru mantra was like, Mahavir, whenever we get a brief, जैसे हम लोग केस बोलते हैं वैसे lawyers brief बोलते हैं. Whenever we get a brief, first thing which we should do is like we should read facts line by line, and then we should go to the basics. Now what he means by basic is like it's all about going back to your book. Like this is the book which he fondly used to call as Bhagavad Gita. So what he used to say कि जब भी अगर कोई हमें ब्रीफ मिलती है तो हमने उसके अंदर सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमने हमारा फैक्ट्स पढ़ना चाहिए, and then we should go back to the basics. Like today we are here to discuss topics of transaction of shares and derivatives. Now we have many queries regarding whether to maintain books of accounts, whether to get my books of accounts audited, when to get my books of accounts audited, whether I can offer presumptive taxation scheme. Now consider my experience and consider the fact that I am only into litigation. We have a habit of again going back to the basics. So even today my interview will be very simple. जो भी हमारे queries है, जो भी हमारे questions है, we'll go back to our book and we'll try to find out the answers. Maybe I have some answers, maybe I'll get to know some answers from you. But then again, as a part of today's exercise, let's make it very interactive. Let's go back to our basics and let's start learning. Now with that brief, whenever we used to do some research, my senior always used to tell me, Mahavir, always remember, income tax is tax on the income. When I went there first time, I was like, okay. But ये रोज चलता था. जब भी हम नया केस खोलते थे, he used to say, Mahavir, always remember, income tax is on income. That time I didn't used to find much sense of it. Now, in the hindsight, when I think about it, it actually makes sense. It actually makes sense. So, let's first understand what is income. What is income? Believe me guys, I'm not digressing from the topic. I'm on the topic. But let's start with what is income. क्या income क्या है? Can anyone give me an answer? What is income? As I said, we are learning here Income Tax Act, and tax is always payable on the income. What is income? Is it defined in the act? Yes, it is defined in the act, but it is defined as income includes. तो बोल रहे कि income है और इसके अलावा काफी सारी चीजें उसमें include है. But then they say कि income. So what is income? Do I have an answer for this? What is income? चलो हिंदी में हम इसको करते. Income means कमाई. Income means कमाई. और कमाई कैसी होती है? Let's go to very basic. Believe me, मैं आपको हर चीज को लिंक करा के दूंगा आज के टॉपिक से.
But let's go to very basic. What is income? कमाई कैसी होती है? Receipt minus expenses, yes. But before that, what we do is like we manufacture something, we sell it, वहाँ से हमें पैसा आता है, that is income. We give some service, पैसा आता है, that is income, right? We buy something from the wholesaler and we sell it to the direct customer. There, by putting in some efforts, we receive something. So this is income. In nutshell, income is always a revenue receipt. Am I right on this count? Is there any confusion about it? So let's analyze again what I said. I said income is a revenue receipt. जो मुझे कुछ कष्ट करने से मिलता है, जो मुझे कुछ अपने इनपुट देने से मिलता है. Okay, so it was a revenue receipt. Now, just tell me what is a gift? Whether a gift is an income? Have you done something to get a gift? Whether gift is an income? Gift is not an income. Gift is not an income. You have some jewelry back there at your home. You purchased it in 2010, it is still kept in your locker. And now we are in 2022 where the rates of gold have almost, क्या बोलेंगे, कितने % बढ़ गया है. So there is an appreciation. Whether this appreciation is an income, whether this appreciation is an income, whether it's a revenue income, we need to understand the basics, because we are here to differentiate as to what is business income and what is capital income. So it is very important to understand the basic concept of income, right? So whether a capital appreciation is an income, the plain answer to is no, it is not an income. But what Income Tax Act does is it says ki, okay, it is not an income, but then we add a deeming fiction. Deeming fiction, deem मतलब हम ये मानेंगे, fiction मतलब something जो काल्पनिक है, जो काल्पनिक है. So he is like, gift is not an income, but by virtue of section 56 they brought in they brought in the statute that henceforth will be taxing the gift. Like अगर हम पूरा का पूरा section 45 देखेंगे, section 45 is a charging section for capital gain. ये पूरा का पूरा section क्या है? It's a deeming section, because per se it is not an income. It is not an income, but here we deem the capital appreciation as an income. That means wherever the legislator wanted to include anything other than the revenue receipt, they have specifically included it in the act. जैसे हम बात करेंगे गिफ्ट 50C क्या है ये? 50C is again we are taxing notional income. Again it's a deeming fiction, right? So by the virtue of Income Tax Act, we are not only taxing income revenue receipts, we are also taxing capital receipt. But then these are only those receipts which are specifically mentioned in the act, right? Now can I get any more example of a capital receipt which is not liable to be taxed in the Income Tax Act? Any example? कोई capital receipt? Receipts from LIC, yes. Sale of an agricultural land, yes. Whether a sale of an agricultural land or a produce from an agricultural activity, whether it is an income chargeable to tax as per the Income Tax Act, we need to understand one very basic concept. As far as taxing agriculture income in India, the Constitution has given the power of taxing agricultural income, which includes agricultural activity as well as proceeds from the transfer of agricultural land to states. By that virtue, central government by any act or by कोई भी act से ये लोग agricultural income को tax नहीं कर सकते, right? Second scenario, a person was traveling on a road, he met with an accident. He had some
insurance, he had some mediclaim and he received some amount. Whether that amount is taxable in the Income Tax Act? Whether that amount is taxable in the Income Tax Act? The answer is no. Again, because it is in the form of a capital receipt. Likewise, if I receive a bonus share, whether it is taxable in the Income Tax Act? Why? Not mentioned specifically in the law. Exactly, because it is a capital receipt. No doubt हमारे shares के rate proportionately गिर जाते हैं, but at the end of the day your capital in the company increases. Therefore there is a capital appreciation, there is a capital receipt. Back there in 2010, Bombay High Court in the case of Vodafone made it very clear. Any amount received by way of a share capital is not taxable in the Income Tax Act. Is not taxable in the Income Tax Act. That's the reason, even though we receive bonus share, it is not taxable as per the Income Tax Act 1961. Any other scenario? Any other example? You know, there is a big tussle going on between Amazon and Reliance. So tomorrow if Reliance pays some amount to Amazon, just to keep away from the Indian market, whether that non-compete fee paid to the Amazon is taxable in India? It is a capital receipt. It has nothing to do with the business. उसके लिए Amazon ने अपने ओर से क्या effort लिया? Sometimes doing nothing is also an art, and you can make money out of it. Have you heard about that case of Sushmita Sen tha ya Priyanka Chopra? I don't remember. She filed a case of sexual harassment against a director. Then they went out of the court to settle that dispute. And against that dispute, she received certain amount. The matter went all the way to the High Court, and High Court said, no, nothing doing. This is capital receipt. This has nothing to do with her profession. That's the reason whenever we analyze an income, the first basic thing which we should do is like we should open the Income Tax Act, we should go to section 2 subsection 24 which defines the income, and we should check कि भाई ये कौन से हेड में आ रहा है या कौन से सब क्लॉज में आ रहा है. जब तक वो किसी भी सब क्लॉज में नहीं आता, till that time it cannot be taxed under the Income Tax Act, even though it is a capital receipt. Quite often people come and argue like, boss, we have a residuary section of 56 which is nothing but income from other sources, which जो बोलता है जो कहीं नहीं आता वो यहाँ आएगा. Still you have to meet the criteria of section 224 which defines the word income. अगर आप वहाँ कहीं नहीं आते हो तो फिर आप income from other sources में भी नहीं आ सकते हो. Right? With this brief background, let's jump in to our first topic, which is whether transactions in share should be categorized as a business income or as a capital income. सबसे पहला क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है बिजनेस इनकम में जाए या कैपिटल इनकम में जाए? Like, believe me, both have pros and cons. When you go to business, it will give you a higher rate of taxation, but then there you will get all the expenditures as an allowance of expenditure. Now, if you go to capital gain, वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पे आपको लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन मिलेगा, बट वहाँ के कौन सी है कि आपने जो खर्चे करे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे. So, quite often people have a query. Look, I've been trading in shares or I've been investing in shares. So, under which head I should report it? Whether I should report it as a business income or income from other sources. Like back then in 2000 till 2012, there was a lot of litigations. Like whenever SEC tried to do something, he tried to color certain transaction as a investment transaction. Department is to say नहीं हम आपको इसके ऊपर exemption नहीं देंगे section 10 का. It is a business transaction. Like back then, long-term capital gain on transfer of listed shares were completely exempt. That time, very often people used to do is like they used to push their entire income
into capital gain. ये तो अभी अभी हुआ है कि जिन्होंने बोला है कि ठीक है हम 10% टैक्स लगाएंगे और 1 लाख तक का छूट देंगे, बट हमेशा से पहले ये बहुत कंफ्यूजन रहा है. एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक फॉर टुडे एज टू हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन एंड अ बिजनेस इनकम ट्रांजैक्शन. डू आई हैव एनी व्यूज ऑन दिस? हमने इसको कैसे करना चाहिए? एनी लॉजिकल रीजनिंग, एनी रैशनल रीजनिंग? मतलब why do you think that certain transaction should be colored as a trading transaction? आप लोग क्या देख के अभी तक इसको डिफरेंशिएट करते थे? सॉरी, इंट्राडे रहता है तो स्पेकुलेटर समझते हैं. ओके, इंट्राडे रहता है तो हम उसको ट्रेडिंग में डालते हैं. इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर देखते हैं. इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर, राइट, इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखना है तो कैपिटल एसेट ही ट्रीट करते हैं. Okay, so we look at the intention of the investor. The another important thing which we look at is the horizon, is the time period for which the investment is held by the SEC. Okay, any other thing? Magnitude of transaction, frequency of transaction कि आप कितना frequently trade कर रहे हो. Believe me, all these criteria are very vital or very important to distinguish whether to color a certain transaction as a trading income or it should be colored as a capital income. Considering lot of litigation, CBDT back then in 2007 came up with a circular. This is very important circular. Let's read it line by line. It says whether the share purchased were held and valued as stock in trade. One more important aspect I think which we forgot is like as to how it is disclosed in our books of accounts. क्या ऐसा हो सकता है कि हमने हमारी बुक में कुछ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक इन ट्रेड करके बताया, लेकिन जब हम उसको रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब हम उसको एज अ कैपिटल गेन करके ले रहे हैं? दिस विल बी जस्ट लाइक ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड. दिस इज नॉट अलाउड. सो CBDT सर्कुलर के हिसाब से where there are substantial transaction, in this context the magnitude of the transactions, ratio between purchase and sale, entries in the books of accounts will be a relevant criteria. Then CBDT advises that a taxpayer may have to maintain 2 portfolio. Again, let's talk about a scenario. मुझे 2 पोर्टफोलियो मेंटेन करना है. एक पोर्टफोलियो जिसमें मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलरली ट्रेडिंग करूं, जिसे मैं थोड़ा बहुत F&O करूं, और एक मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं एक अलग से पोर्टफोलियो रखूं जिसमें मेरा लॉन्ग टर्म हॉरिजन है. सो कैन अ पर्सन मेंटेन 2 डिफरेंट पोर्टफोलियो? कैन ही रिपोर्ट 2 डिफरेंट इनकम? अर्लियर देयर वाज कंफ्यूजन टू इट, बट विद दिस CBDT सर्कुलर दे हैव मेड इट क्रिस्टल क्लियर कि इफ यू वांट यू कैन आल्सो मेंटेन 2 डिफरेंट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन योर इंटेंशन, बेस्ड ऑन योर मोटिव, राइट. तो अगर हमारे पास में एक पोर्टफोलियो है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड कर रहे हैं, उससे हमें जो भी इनकम हो रही है इन टर्म्स ऑफ ए ट्रांसफर, रिपोर्ट इट एज अ कैपिटल गेन इनकम. एंड दी अनदर पोर्टफोलियो जहाँ पे हम F&O ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू कैन रिपोर्ट इट एज अ ट्रेडिंग इनकम और एज अ बिजनेस इनकम. देन अगेन in 2016 CBDT came up with another circular. अब 2007 का सर्कुलर आने के बाद में भी क्या हो रहा था कि बहुत कुछ इन्होंने असेसिंग ऑफिसर पे छोड़ दिया था और बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव थी. Then CBDT came up with another circular and it says where the assessee himself, irrespective of the period of holding of listed shares and security, opts to treat them as a stock in trade, the income arising from the transfer of such shares or securities would be treated as a business income. So it was left to the sweet will of the taxpayer. If taxpayer wants to tax or either report certain transaction as a business income, CBDT has given them a free hand. And again it is clearly mentioned that the assessing officer won't come and sit in the chair of the assessee and form an opinion कि नहीं ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कैपिटल गेन में आना चाहिए था. So again it's a very progressive circular given by the CBDT which is in the favor of taxpayer, which has reduced litigation to a lot of extent, right? As far as business,
उन्होंने बोला है कि जैसा असेसी को करना है वैसा करिए। अब देखते हैं उन्होंने कैपिटल गेन के लिए क्या बोला। इट सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, माइंड इट, इट सेज लिस्टेड शेयर, दैट मीन्स अनलिस्टेड शेयर्स इसमें नहीं आएंगे। हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 months immediately preceding the date of a transfer, if the assessee desires to treat such income on sale of shares as a capital gain, same shall not be put to dispute by the income tax officer. So here we have two essential criteria. First is like it should be a listed share of securities, and second it should have been held for more than 12 months. तो अगर आप ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और अगर आप 12 महीने के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी को हेल्ड कर रहे हो, then it is at the option of the taxpayer whether to report it as a business income or as a capital income. And if you report the said income as a capital income, they have made it very clear that income tax officer shall not dispute it. But ये आने के बाद में फिर इसमें एक और पॉसिबिलिटी आ गई. नाउ पीपल स्टार्टेड इवेल्युएटिंग. वो लोग एक साल देखते थे कि भाई मुझे यहाँ पे कैपिटल गेन में फ़ायदा हुआ 10% मैंने बता दिया, बट नेक्स्ट ईयर दे वांट टू क्लेम इट एज अ बिजनेस इनकम बिकॉज उस साल उन्होंने कुछ खर्चे करे या उस साल उनका कोई और लॉस है, जो लॉस से वो सेट ऑफ करना चाह रहे हैं. देयर द CBDT कम्स अप विद अ राइडर. दे सेज हाउएवर the stand once taken by the assessee in a particular assessment year shall remain applicable in subsequent assessment year also, and the taxpayer shall not be allowed to adopt a different or a contrary stand in subsequent assessment years. That means अगर आप एक साल अगर कोई stand ले लेते हो तो next year you cannot change your stand. But then is it the thing कि मैं कर ही नहीं सकता? Is there a complete embargo? The answer is no. CBDT circulars are binding on the income tax officers. They are not binding on the taxpayers. So if in the next year the taxpayer has some valid reason, like अभी तक मैं जॉब में था और investment was the second thing which I used to do, पैसा था, but then I decided कि बॉस मैं यहाँ बहुत पैसा कमा रहा हूँ and there is a lot of opportunity, तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया. नेक्स्ट ईयर से आई टुक अप शेयर ट्रेडिंग एज माई फुल टाइम बिजनेस. कैन आई जंप फ्रॉम कैपिटल टू बिजनेस? द आंसर इज yes, because the CBDT circular is binding on the tax officials and it is not binding on the assessee. But still you should have some or the other plausible reason for shifting your stance. So this was in brief, in crisp, about differentiating between business income and capital gain income. Do I have any query or any query on this issue? Any query or any deliberation on this issue? Anything? Then let's move to second concept. Now second concept is given in section 43. Section 43 defines certain, I'll just read the heading. It defines certain terms relevant to income from profit and gain of business and profession. तो सेक्शन 43 का जो हेडिंग बोलता है इट डिफाइन सर्टेन टर्म. इसमें उन्होंने काफी सारे टर्म्स डिफाइन करे हैं. आज के हमारे सेमिनार के लिए जो रेलिवेंट डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज दैट ऑफ अ स्पेक्युलेटिव इनकम. सो लेट्स जंप टू द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्युलेटिव इनकम. इट सेज स्पेक्युलेटिव इनकम मीन्स ए ट्रांजैक्शन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कॉमोडिटी including stock and share is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scrips. So what it covers all those transactions wherein we don't take actual delivery and the ultimate our contract is settled without the delivery. So all the transaction which falls in this definition
are termed as a speculative transaction. For an example, intraday transaction. इंट्राडे में क्या होता है, हम सुबह कोई स्क्रिप्ट खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं, या सुबह कोई स्क्रिप्ट हम बेचते हैं, शाम को हम उसको वापस से बाय बैक कर लेते हैं. In case of an intraday transaction, we don't take any delivery. So these transactions per se are a speculative transaction, right? What about future and option transactions? Whether future and option transactions are settled without delivery और उसमें delivery होती है. Future and option transaction, whether you get a delivery or you don't get a delivery. Let's start with futures. Do you get delivery or you don't get delivery? So if someone is trading in futures and options, whether those transactions can be categorized as a speculative transaction. What section 43(5) says? Any transaction which is settled without delivery. So per se, all F&O transactions are speculative transaction. This is the basic thing, right? All F&O transactions are a speculative transaction. This is the basic thing. But then legislature came up with certain exceptions, and these exceptions are given in subclause D. It says an eligible transaction in respect of a trading in derivatives referred to in clause AC of section 2 of the Security Contract Act carried out on a recognized stock exchange. तो इन्होंने कौन से ट्रांजैक्शन को स्पेक्युलेटिव के डेफिनेशन से बाहर निकाला? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी. नोटिफाइड, व्हाट इज नोटिफाइड? दे हैव नोटिफाइड द स्टॉक एक्सचेंजेस. तो वही डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो नोटिफाइड स्टॉक एक्सचेंजेस पे कैरी आउट हुए हैं, दोज ट्रांजैक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस. And same thing is with the commodity transaction. Now let's see as to which stock exchanges have been notified by the CBDT for the purpose of speculative transaction. They have notified NSE and BSE. They have notified MCX Stock Exchange, United Stock Exchange of India, India International Exchanges. तो अगर आप ये चारों exchanges पे अगर आप कोई derivative transaction करते हो, तो वो transactions by the virtue of this exemption will not qualify as a speculative transaction. But ये exchange के अलावा अगर आप कोई fifth exchange पे अगर आप transaction कर रहे हो, तो yes, F&O transaction are speculative transaction, right? वैसे ही उन्होंने commodity के लिए भी NCX, MCX, NCDX, Universal Commodity Exchange, ACE Derivatives, Indian Commodity Exchange Limited, National Stock Exchange Limited, ये सारे एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया. सो ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कैरीड आउट ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ओनली बी ट्रीटेड एज नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन. नाउ लेट्स फेस द बेसिक क्वेश्चन. फर्क क्या पड़ता है कि हमारा ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव हो या नॉन स्पेक्युलेटिव हो? एग्जैक्टली, एज समवन राइटली सेड, सबसे बड़ा इसका फर्क होता है इन सेट ऑफ लॉसेस. सो व्हाट अबाउट स्पेक्युलेटिव इनकम? वेदर स्पेक्युलेटिव इनकम कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट ऑफ अदर लॉसेस? क्या ये अलाउड है? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेक्युलेटिव इनकम. द आंसर इज यस. स्पेक्युलेटिव इनकम कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ अदर बिजनेस लॉसेस. सिर्फ एम्बार्गो कहां है? स्पेक्युलेटिव लॉसेस पे. We need to understand and appreciate this कि जो एम्बार्गो है वो सिर्फ लॉसेस पे है. स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से जो लॉस होगा, वो लॉस से आप कोई दूसरा और प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं कर सकते. बट इफ यू हैव एनी अदर इनकम फ्रॉम अदर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, यस, दैट इनकम कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ स्पेक्युलेटिव लॉस. तो जो लॉस सेट ऑफ होगा वो स्पेक्युलेटिव इनकम के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ होगा. Now the best part about again a non-speculative loss is like it can be carried forward for 8 assessment years.
and when it comes to speculative loss, it can be carried forward for only 4 assessment years. This is the big difference, and believe me, it has a very huge tax implication. It has a very huge tax implications. That's the reason we need to first figure out whether the income which we have earned is a speculative income or whether it is a non-speculative income. So let's go back to our basics. हमारा बेसिक क्या बोलता है? सेक्शन 43(5) को हमने पढ़ा. Any transaction without delivery is a speculative transaction. लेजिस्लेचर ने हमें एक एग्जम्पशन दिया कि आप नोटिफाइड एक्सचेंजेस में करोगे तो वहां पे हम स्पेक्युलेटिव नहीं मानेंगे. बट इज देयर एनी एक्सेप्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग? सो इफ समवन इज डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, whether it will be treated as a speculative income or a normal business income? The answer is yes, it's a speculative transaction. Do I need to maintain different sets of books of accounts for all the transaction? You don't need to maintain different books of accounts, but then while reporting the income, you need to segregate your income into speculative income and non-speculative income, business income and capital gain income. Am I good on this point? Is there any confusion? Is there any way you think that I am wrong on certain issue? Believe me, even I am a learner. मैं भी कल पढ़ के आया हूँ ये सब. And if you want, we can go back to our basics. We can pick up our act and we can deliberate upon it. Is there any other view? So, whenever we get a client and we find that he has some share transaction, the first onus lies on the chartered accountant to segregate it as to which transactions are business transaction, capital gain transaction and speculative transaction, because this segregation has a huge tax impact. Now, before I get into the calculation of turnover, let's just quickly revise the rate of taxation. So in case of equity share and equity oriented mutual fund, if period of holding is up to 12 months, शॉर्ट टर्म रहेगा, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म रहेगा. शॉर्ट टर्म का रेट 15% है. लॉन्ग टर्म लिस्टेड शेयर्स का पहले जो हमें एग्जम्पशन मिलता था, अब उस पर हमें 10% टैक्स आ गया है. एंड 1 लाख तक उसके अंदर भी उन्होंने हमें छूट दिया है. अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 24 मंथ्स. आई मीन थ्रेशोल्ड इज 24 मंथ्स. 24 महीने से कम रहा शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज़्यादा रहा लॉन्ग टर्म. Unlisted share, normal tax slab rates, long term 20%. Whether we'll get indexation or not when it comes to unlisted equity shares. Unlisted equity shares पे indexation मिलता है कि नहीं मिलता है long term पे? मिलता है. Again, listed bond and debentures, they've got 12-month criteria, normal slab rates and 10% without indexation. Unlisted bonds और debentures को इन्होंने 36 months का criteria रखा है. And again same normal tax slab rates लगेंगे. 20% tax rate रहेगा, that too without indexation. This was in brief about tax rates. Any doubt in tax rates? Any deliberations? Okay, now moving ahead to the most crucial part of the day, determination of turnover in F&O case. The Income Tax Act as well as income tax rules both are silent on this topic. Income Tax Act ने भी नहीं बताया ना Income Tax Rule ने भी बताया. Fortunately, CA Institute came to our rescue. They came up with a guidance note on this issue, and according to them, as I mentioned, the total of favorable and unfavorable differences
shall be taken as turnover. In other words, all the differences whether positive or negative are aggregated for calculating the turnover. So in case of a futures and options, let's talk about futures first. In case of a futures transaction, क्योंकि हमें एक्चुअल डिलीवरी मिलती नहीं है, हमारा सिर्फ मार्जिन मनी अटका रहता है, सो एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, इवन दो इट इज अ लॉस, it will be treated as a profit only for the purpose of computation of turnover, right? So it says total of favorable and unfavorable differences shall be taken as turnover. This is good for futures. What about intraday trading? How do we compute turnover? Same way, इंट्राडे का टर्नओवर कैसे निकालेंगे हम? That's it. We don't have any other view. सब सेम ही बोल रहे हैं. I've also framed few questions on it. Next slide में हम वो देखेंगे. ICA guidance note पहले ही बोलता है कि the total of favorable and unfavorable differences shall be taken as a turnover. In other words, all the differences whether positive or negative are aggregated for calculating the turnover. Now when it comes to option, it says premium received on sale of option is also to be included in turnover. Look, they have used the word also to be included. What does that mean? It says कि आप difference तो add करोगे ही, but आपको ultimately जो premium मिला है वो प्रीमियम को भी आप ऐड करोगे. वी हैव illustration on this. And in respect of any reverse trade enter, the difference thereon should also form part of the turnover. Reverse trade का simple है. Now let's take first example of future transactions. Now in first case, I bought 75 units of Nifty. My buying rate was 18. I sold it for 17,100. As you can see, I made a losses of 900 rupees. So as far as Nifty is concerned, my turnover will be the difference amount. That is my loss amount, 67,500. Now coming to the next in the line, Tata Power. Tata Power के मैंने 6,750 यूनिट्स लिए थे, जो मैंने 240 में लिए थे, मैंने बेचा 260 में, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ. So ultimately I made a profit of 1,35,000 rupees. Buying Nifty, I bought 100 units, I purchased and sold the same at the same rate. So I didn't make any profit. No profit, no loss. So at the end of the day हम इसका turnover कैसे निकालेंगे? We'll add positive as well as negative. So in this case my total turnover will be 2,02,500. One very important question for deliberation: how do I compute this profit and loss account? Is it script wise? Is it transaction wise? Or is it done on monthly or what we call an annual basis? कैसे होता है? Script wise है, transaction wise है या periodical? The answer is transaction wise. You have to go line by line. You have to take every transaction. You have to calculate as to how much profit you have made or how much loss you have incurred, and then the aggregate of all profits and losses will be your turnover. This is one very important aspect. कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो ब्रोकर के यहाँ से रिपोर्ट आती है, that report is generally a script wise. जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, जनरली दिस पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, तो वो एक ही स्क्रिप्ट में कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस करते हैं. एंड कंसीडर देयर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. व्हाट ब्रोकर डू इज लाइक दे गिव हिम अ स्क्रिप्ट वाइज प्रॉफिट और लॉस. बिलीव मी, दिस इज नॉट सफिशिएंट. यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू योर ब्रोकर. आप रिक्वेस्ट करिए, वो आपको लाइन बाय लाइन
ट्रांजैक्शन वाइज सारे आपके ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट और लॉस बताएंगे, और वो जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, दैट प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रीटेड एज योर टर्नओवर। एनी अदर क्वेश्चन ऑन calculation of turnover vis-a-vis futures? If not, then I'll move ahead to options. Sorry? ठीक. Now moving ahead to options. If you remember what we read in a guidance note, it says differences plus premium. तो आपको differences तो लेना ही है, but आपको premium भी लेना है. अब प्रीमियम हमें कौन सा लेना है? जो प्रीमियम हमें मिला है. मैंने ये कुछ एग्जांपल्स फॉर्म किए हैं, इसके अंदर में इट इज़ वेरी सिंपल. लाइक निफ्टी का कॉल था 18,200 का, जिसके 100 यूनिट्स हमें 300 रुपये बाय किए थे. फाइनली वी सेटल इट फॉर 210. सो 210 इज द प्रीमियम विच आई हैव रिसीव्ड. बट अल्टीमेटली एज यू कैन सी इज लाइक मैंने 300 में लिया, 210 में बेचा, मुझे 90 रुपये नुकसान हुआ. सो आई इनकर्ड लॉस ऑफ 9,000 रुपीज़. And as per the guidance note, it says premium received plus profit or loss. So in this case, 21,000 plus 9,000, that means 30,000 rupees will be my turnover. Now coming to the second scenario of Tata Power, let's talk about कि मैंने 5,000 रुपये का put option write किया था. मैंने जब write किया था तब मैंने इसको 70 रुपये में लिखा था. बिफोर एक्सपायरी मैंने ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दिया. 45 रुपीज में मैंने परचेज. सो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12,500. बट व्हाट इज द प्रीमियम रिसीव्ड बाय मी? मैंने राइट किया था तो मुझे प्रीमियम पहले कितना मिला था? 70 रुपए के हिसाब से मिला था. सो आई रिसीव्ड अ प्रीमियम ऑफ 35,000 रुपीज प्लस आई एडेड माई प्रॉफिट ऑफ 12,500 रुपीज. So there my turnover is 47,500 rupees. So अगर हम देखेंगे कि as compared to futures and options, options में हमें हमेशा turnover थोड़ा inflated मिलेगा, because इसके अंदर हम जो प्रीमियम ले रहे हैं वो प्रीमियम को भी हम हमारे टर्नओवर में पकड़ रहे हैं. And similar is the example of a buying Nifty. Here in this case again I flipped the scenario. I purchased a call option 348. फाइनली आई सोल्ड इट फॉर 300. तो फाइनल मुझे जो प्रीमियम मिला है वो 300 रुपये मिला है. तो 37,500 इज द प्रीमियम आई रिसीव, एंड द लॉस ऑफ 6,000 एग्रीगेटिंग टू 43,500 इज द टर्नओवर विच आई कंसिडर. सो एज फार एज ऑप्शन इज कंसिडर, वी विल कंसिडर प्रीमियम प्लस द डिफरेंस. फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग सिर्फ डिफरेंस पकड़ेंगे. इवन दो दिस लुक्स वेरी सिंपल, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल जो बनाया है इसमें हमने सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन लिया. बिलीव मी दिस इज अ प्लेन वैनिला केस. बट जब हमारे पास में क्लाइंट आते हैं ना, तो ऐसे कम से कम 15, 20, 50 पेजेस लेके आते कि लुक दिस आर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय अस. व्हाट आइडियली वी शुड डू इज लाइक वी शुड आस्क देम टू गेट अ ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट फ्रॉम अ ब्रोकर. नाउअडेज इफ यू मेक अ प्रॉपर रिक्वेस्ट, ब्रोकर आपको एक्सेल में भी पूरा का पूरा डाटा देता है. वंस यू गेट ए डेटा इन एक्सेल, इट बिकम्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट टर्नओवर. So this was all about calculating or computing turnover of futures and options. Now let's understand what is the relevance as to why do we need to calculate turnover. जब अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट या लॉस में से मेरा जितना प्रॉफिट या लॉस वही शो करना है, तो मुझे टर्नओवर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? जस्ट टू फिगर आउट वेदर to go for an audit and as to which books of accounts I am required to maintain. That's the reason the computation of turnover is very important. हमें क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? अगेन ये इनकम टैक्स एक्ट ने हमें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया है. जनरली वी गेट अ कॉल फ्रॉम अ क्लाइंट वेर इन दे से कि सर मैंने इतना फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर किया, मेरे बैंक अकाउंट में तो सर कुछ नहीं आया, जो भी आया वो थोड़ा सा अमाउंट आया, मैक्सिमम तो मेरा लॉस ही हुआ है. नाउ इन दैट सिनेरियो
as to how do we instruct them as to which books of accounts they should maintain and whether to go for audit or not. Now as far as first criteria is concerned, let's go to section 44AA. As I said, हम लोगों की हैबिट है कि अगर कुछ भी होता है ना तो हम रोते धोते हम हमारे इनकम टैक्स एक्ट के पास में जाते हैं, बिकॉज इट इज द प्लेस वेयर वी गेट आंसर्स टू ऑल आवर क्वेश्चंस. इफ नॉट ऑल क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आपको इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा. Rajesh sir, sorry to interrupt you. There is some question from Rajesh sir, I think. सर प्रीमियम अगर हम लोग, सर अगर आप लोग, जी सर अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, राइट, अगर आप उसको एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी तक अगर आप चलाते हो तो आपने जो प्रीमियम पे किया है दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस. यू कंसीडर दैट एज योर टर्नओवर. और अगर आप उसको बीच में कवर कर लेते हो तो आपको जो पैसा आएगा दैट प्रीमियम रिसीव्ड विल बी कंसीडर्ड एज योर टर्नओवर. अगर आप देखोगे मेरे क्वेश्चन में पहला सिनारियो वो था, निफ्टी 18,200, वी परचेज 100 यूनिट्स, राइट. मैंने कॉल ऑप्शन लिया था 18,200 का, 100 यूनिट लिया था 300 रुपये में. बट ये मैंने मैच्योरिटी तक खेल नहीं किया, ये मैंने पहले ही कवर कर लिया. और जब मैंने कवर किया तो मुझे 200 रुपये प्रीमियम आया. सो द प्रीमियम विच आई हैव रिसीव्ड प्लस द लॉस, यस sir, if your profit exceeds your investment, sorry, if you have any profit, you'll add it to your premium amount, that will be treated as your turnover, right. If you don't have any profit, like in the given scenario, तो जो आपका प्रीमियम पे किया है that will be considered as your turnover. जैसे आपने कॉल लिया और वो कॉल मैच्योरिटी पे एक्सपायर हो गया, आउट ऑफ द मनी आ गया, तो जो भी आपका लॉस हुआ दैट एंटायर लॉस अमाउंट will be treated as your turnover. Now in a second scenario आपने 300 रुपए का लिया और मैच्योरिटी पे आपको उसके 320 रुपए मिले. In that case 320 is the amount which you will take for turnover. 320. Yes. सर अगर मैं गलत होता हो तो मुझे प्लीज करेक्ट करिए, because this is my interpretation of the statute. If I am wrong, maybe this will be helpful for everyone here. Any other views? As I said, this is a very vexed topic which requires a lot of deliberation. सर हम टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए ही कर रहे हैं. सर प्रॉफिट तो आपका 20 ही रहेगा, बट व्हाट अबाउट टर्नओवर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ कि मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग है, मुझे क्या बुक्स मेंटेन करना है. सो लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स. 44AA प्रिस्क्राइब करता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब मेंटेन करना है अगर आपकी इनकम 1,20,000 क्रॉस करती है, या आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स, टर्नओवर या रिसीप्ट्स 10 लाख के ऊपर होती है. तो इन दिस सिनारियो यू हैव टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Now in case of individual and HUF, उन्होंने by bringing in a proviso they have made कि अगर आप इंडिविजुअल और HUF है तो हम आपकी 1,20,000 की लिमिट 2.5 लाख रुपए करते हैं, राइट. और ये 10 लाख का जो था हम इसको बढ़ा के 25 लाख करते हैं. तो अगर आपकी इनकम 10 लाख के नीचे होती है, सेकेंड थिंग इज दैट इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 25 लाख रुपीज, then in that scenario, being an individual or HUF, you are not required to maintain your books of accounts. You are not required to maintain your books of account. इसमें एक एक्सेप्शन है सेक्शन 44AD का जो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट द बेसिक थिंग इज दैट 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है या 25 लाख के ऊपर आपका रिसीप्ट्स या टर्नओवर जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है. एज आई सेड, इसके अंदर में एक छोटा सा एक्सेप्शन है विच इज गिवन इन सेक्शन 44AD सब क्लॉज 4,
which we will discuss when we will go to section 44AD. तब शायद हम इसको properly appreciate कर पाएंगे. Now, second thing is that what about audit? हमें पहले ऑडिट देखना है या हमें पहले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देखना है? आई लीव एन ऑप्शन टू यू. पहले आप क्या सुनना चाहोगे? ऑडिट. नाउ 44AB prescribes a limit for tax audit. It says every person carrying on business shall, if his total sales, turnover or gross receipt, as the case may be in business, exceed or exceeds in any previous year 1 crore rupees. तो इसमें कंडीशन ये है कि सेल्स या टर्नओवर अगर हमारा 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है. अब इसके अंदर में एक 2022 से इसमें एक नया इन्होंने अमेंडमेंट लेके आ गया कि अगर आपकी कैश पेमेंट, एनी कैश पेमेंट, if they do not exceed 5%, or if your any receipts, let it be any receipt, if they don't exceed 5%, then this limit of 1 crore rupees has been extended to 10 crore rupees. पहले इन्होंने 5 करोड़ किया था, अब इन्होंने इसको बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया. तो हमारी ये जो ट्रांजैक्शंस है, F&O के ट्रांजैक्शंस, F&O के ट्रांजैक्शंस में पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन तो बैंक से होता है. तो प्रैक्टिकली इन केस ऑफ ऑल F&O ट्रांजैक्शंस, द लिमिट फॉर टर्नओवर as far as section 44AB, that is tax audit, is concerned is 10 crore rupees. Right? 10 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. बट डू आई नीड टू मेंटेन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एज आई सेड, यस. अगर आप दूसरी जो कंडीशन है 44AA की, 2.5 लाख और 25 लाख की अगर आप ब्रीच करते हैं तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के हैं. मुझे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के हैं? Which books of accounts do I need to maintain? बहुत सिंपल है, बैंक स्टेटमेंट, बाकी सारे लेजर्स आपको ब्रोकर दे देगा, P&L रिपोर्ट आपको ब्रोकर दे देगा. This should suffice. This should suffice. So this was about 44AB. Now let's jump to very interesting section 44AD. 44AD, as we all know, is a presumptive taxation scheme section. ये सेक्शन बोलता है कि we'll presume your income of 8% और 6% as the case may be. ये अगर आप ज़्यादा बताना चाहते हो तो आप जितना आपकी इनकम बताएंगे उतनी हम आपकी इनकम एक्सेप्ट कर लेंगे, and you don't need to maintain your books of accounts. You don't need to maintain your books of accounts. This is what is said in 44AD. 44AD also has a threshold limit, and that threshold limit is 2 crore rupees. तो लेजिस्लेचर का ये बोलना है, अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप 8% उसकी इनकम दिखा दीजिए. We won't ask any question. We won't ask you to maintain books of account, and your return of income will be accepted. 8% और 6%. सबसे बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर में ये आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हमारी जो इनकम है, वेदर आई कैन रिपोर्ट दिस इनकम अंडर सेक्शन 44AD. वेदर आई कैन रिपोर्ट दिस इनकम अंडर सेक्शन 44AD. अगर हम सेक्शन 44AD पढ़ते हैं तो सेक्शन 44AD सब क्लॉज 4, इट प्रोवाइड फॉर सर्टन एक्सेप्शन. इट सेज वेयर एन एलिजिबल एसईसी डिक्लेयर, सॉरी, इट इज सबसेक्शन 6. इट सेज द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मैं सबसेक्शन 6 की बात कर रहा हूँ. इट सेज प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, notwithstanding anything contained in the foregoing provision, shall not apply to a person carrying on business or profession as referred to in subsection 1 of section 44AA. तो it says जिनकी प्रोफेशनल इनकम है वो लोग 44AD में नहीं आएंगी. सेकेंड, अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज,
this assessee won't be able to claim benefit of presumptive taxation. And third is a person carrying on any agency business. Now let's check a derivative transaction on the touchstone of these three exceptions. Do derivative transaction falls under any of these three criteria? The answer is no. That means कि अगर हमारा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है तो हम सेक्शन 44 AD में इनकम ऑफर कर सकते हैं, राइट? सेक्शन 44 AD में हम क्या टर्नओवर लेंगे? माइंड इट, गाइडेंस नोट जो है इंस्टीट्यूट का, इट ओनली टैग गाइडेंस नोट जो है इंस्टीट्यूट का, it only talks about turnover for the purpose of computation of limit for audit and not for the purpose of section 44 AD. Does that mean कि मैं वो टर्नओवर वाला कंसेप्ट यहाँ पे बोरो करके यूज कर सकता हूँ? The answer is yes. Does that mean that I can only take my net income as my gross receipt? The answer is again yes. Because that guidance is only for the purpose of computation of turnover, for the purpose of checking whether my case fits in the provision of section 44 AD or not, and not for the purpose of 44 AD. This is something which needs to be appreciated. You know, invariably it happens कि client हमारे पास में आता है at the time of filing return of income, वो हमारे पास में बैंक स्टेटमेंट लेके आता है और बताता, सर ये देखिए मैंने पूरे साल भर में इतना सारा पैसा बैंक में डाला है करके। फिर हम देखते कि भाई तूने ये पैसा डाला तो ये पैसा आया कहाँ से? बोले साहब अपना एक धंधा चल रहा था या फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी, वहां से जो पैसा आते गया डालते गया। सो व्हेन वी अप्रिशिएट द बैलेंस शीट, व्हाट वी कैन सी इज लाइक कि इसके अंदर सिर्फ पैसा आ रहा लेकिन पैसा जा नहीं रहा। दैट टाइम मेनी ऑफ आवर फेलो ब्रदर्स व्हाट दे डू इज लाइक दे फाइल अ रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AD और वो इसकी 8% इनकम दिखाते हैं। इज इट अ राइट प्रपोजिशन? वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज लाइक ये 8% जो है इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी में मिलता था। 8% इज अ लोअर लिमिट। तो जितना आपका प्रॉफिट होता है, लाइक इन द गिवन सिनारियो एज आई सेड कि मैं अपना नेट इनकम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का अगर टर्नओवर करके लेता हूँ, इन दैट सिनारियो you should ideally report 100% of your profit as an income, except if you want to claim some expenses in the form of a, अगर आपने पैसा बोरो करके यूज किया है, अगर छोटे मोटे खर्चे हैं, बट ऑल इन ऑल अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है एंड इफ यू वांट टू एड इट टू योर कैपिटल, मेक श्योर दैट यू रिपोर्ट इनकम अकॉर्डिंगली। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में केस अपील्स में आती है कि सर मैंने 8% इनकम दिखाई है बट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग अ प्रॉपर्टी मैंने पूरा का पूरा पैसा वहां ले गया। दैट टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी क्लियर, जितना आपने इनकम बताया उतना ही हम आपका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मानेंगे। 44 AD इज अ सेक्शन विच वी वाइडली यूज, बट देन वी नीड टू अप्रिशिएट कि हमें मिनिमम 8% नहीं, जितना क्लाइंट चाहता है कि वो अपनी इनकम कैपिटलाइज करे उतना हमने 44 AD में इनकम दिखाना चाहिए। So if you don't see what we call any withdrawals from his bank account, it is always prudent to show higher gross profit in section 44 AD. Now 44 AD in a new avatar came up with one small rider. It says कि अगर आप 44 AD को ऑप्ट करते हो और अगर एक बार अगर आप चाहते हो कि मुझे 44 AD में नहीं बैठना है, मुझे इनकम 44 AD से कम दिखाना है, तो इन दैट केस 44 AD बोलता है कि ठीक है,
अगर मैं 4480 में मैं इनकम दिखा रहा था मेरी, और अब मैं 4480 से बाहर आना चाहता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर आई डिड सम F&O transaction, I incurred some loss, but then I don't want to go for 4480. Am I required to get my books of accounts audited? The answer is both yes or no, because it all depends कि आपकी अदर इनकम क्या है। अगर आपकी अदर इनकम इज मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जो है 2.5 लाख रुपए, अगर ये 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करना है और आपको ऑडिट भी करना है। बट मैं अपने HUF में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और HUF में मेरा कोई और इनकम नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर आई मेड सम लॉसेस, आई डोंट नीड टू गो फॉर अ टैक्स ऑडिट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड अप्रिशिएट दिस। अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। बट अगेन आई एम गोइंग बैक टू 44AA। अगर मेरा 2.5 लाख रुपए का अगर मेरा टर्नओवर, if my turnover is more than 25 lakh rupees, then I'll have to maintain my books of accounts. अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो मैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी कराऊंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो वेयर माय टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़ रुपीस, राइट? आई डोंट हैव एनी अदर इनकम, or even if I have income, it is not more than 2.5 lakh rupees. In that scenario, even if I report less than 8% or 6%, I am not required to get my books of accounts audited. So isn't it prudent to do your F&O transaction in your HUF? The answer is yes. अगर हम पुरानी फाइल्स देखते हैं, like seniors will vouch for it, कि पुरानी फाइल्स में HUF में प्रॉपर्टीज रहती थी, सब रहता था, because that time CAs used to accordingly plan the transaction. But unfortunately what I am seeing nowadays, HUF is not being properly used as a tax planning tool. बहुत सारे youngsters तो HUF बनाते ही नहीं है, neither they are aware about the concept of HUF. But believe me, even today HUF is the most promising legal tax planning tool. तो अगर मैं अपना F&O ट्रांजैक्शन या मैं अगर अपना स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन अगर मैं HUF में कर रहा हूँ, अगर कोई और अदर इनकम नहीं है और 1 करोड़ से कम टर्नओवर अगर मेरा आ रहा है, तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। आप जितनी भी कम इनकम दिखाना चाहिए आप दिखाइए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको ऑटोमेटिकली मेंटेन है, बिकॉज सारा डिटेल्स तो आपको आपका ब्रोकर देगा, राइट? सारा डिटेल्स आपको आपका ब्रोकर देगा, तो योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी स्टैंड्स मेंटेन। सो इन दैट सिनेरियो यू आर नॉट सपोज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दिस इज what I said कि 4480 में एक एक्सेप्शन है, और अगेन दिस एक्सेप्शन गोज बैक टू 44AB। 44AB क्या बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, बट इन केस ऑफ यूर ऑप्टिंग फॉर 4480, और अगर आपका टर्नओवर भले ही 1 करोड़ के नीचे है, बट अगर आप प्रॉफिट 6% से कम दिखाना चाह रहे हो, तो इन दैट केस यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। So in simple, if we see broad framework, taxation of shares and securities are very simple. The way I have to maintain my books of accounts are very simple. The fact as to how do I get my books of account audited, what are the criteria, even those are very simple. But thing is that we don't get a proper data from the broker. That is the reason nowadays computing capital gain has become a very cumbersome job. अगर हमारे ब्रोकर से अगर एक प्रॉपर तरीके से अगर आप डिटेल मिलता है, जहाँ पे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर बना के देते हैं, नाउ व्हाट वी गेट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विज़-अ-विज़ शेयर ट्रांजैक्शन, वो एक बहुत अच्छे से आता है। बट अभी भी जो F&O वाले ट्रांजैक्शंस का जो हमें ब्रोकर से डिटेल्स आती है, इन मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स बारिंग फ्यू ब्रोकर्स स्टिल वी डोंट गेट इन अ स्ट्रक्चर ट्रांजैक्शन, इसीलिए हम प्रॉपरली हमारा टर्नओवर कैलकुलेट नहीं कर पाते। This is what I've already discussed. Speculation loss. Speculation loss कोई और इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं होता है। Speculation loss स्पेकुलेशन इनकम के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ होगा।
एंड अगेन स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा. नाउ आई हैव फ्रेम्ड फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. अगर हम ये क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो हमारा बेसिक क्लैरिटी आ जाएगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक Mr. X started trading in F&O for the first time during 2021. Turnover during the year is 75 lakh and he made a loss of rupees 2 lakh rupees. First question, whether he is required to maintain books of accounts, whether he can opt for section 44AD. Yes, he can opt for it. ले सकता है, एग्जैक्टली ले सकता है, बट वो लॉस नहीं दिखाएगा. अगर आप लॉस नहीं दिखाओगे तो आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे. सो ऑप्टिंग फॉर 44AD इवन दो इट इज एन ऑप्शन, बट देन इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. सो राइट वे वुड बी जस्ट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. सादा एक P&L अकाउंट बनाइए और अपना ITR अपलोड करिए. यू डोंट नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड. यस सर, इन दिस सिनेरियो अगर उसको नॉर्मल कोई बिजनेस इनकम होती है, लेट्स से 44AD में अगर वो 4 लाख इनकम दिखा रहा है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन के साथ साथ ऑडिट जरूरी है. Yes, in that scenario he'll have to get his books of accounts audited as well. इसमें 2 लाख का लॉस सेटअप करने के बाद तो 2 लाख की इनकम बचेगा ना. 2.5 लाख के ऊपर होना तो होगा ना. टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो उसको सर अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इनको ऑडिट कराना रहेगा, क्योंकि इनके केस में बाकी सब कुछ साइलेंट था. तो वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज हिज ओनली इनकम, राइट. एग्जांपल अगर 5 ले लेते हैं, एग्जाम्पल हाँ वो नीचे लिया है मैंने, तो विल हैव दैट सिनेरियो. नाउ मिस्टर एक्स स्टार्टेड ट्रेडिंग इन F&O फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021. टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इज 4 crore rupees and he made a loss of 20 lakh rupees. Is he required to maintain books of accounts? 44A में yes. Is he required to get his books of accounts audited 44AB में? He has crossed threshold limit of 2 crore rupees. उसको अब 1 करोड़ का उसका लिमिट चले गया है, बट इसके पास अभी भी 10 करोड़ का लिमिट है. That's the reason he don't need to get his books of accounts audited. Yes, और बाकी जो दोनों थे he can opt for 44AD. As the question is silent about his any other income, right? So he don't need to get his books of accounts audited. This was for second example. Any other views are welcome. We can deliberate about it. कोई है और other view? These are last 3 questions. Question number 3. Mr. X started trading in F&O for the first time during financial year 2021. Turnover during the year is 12 crore rupees and he made a profit of 10 lakh rupees. Audit. No other option, audit कराना है और हम 44AD में नहीं बैठ रहे. Better get your books of accounts audited. Go for all other compliances of TDS as well. Question 4. Mr. X started trading in F&O for the first time during financial year 1920 and declared profit at a presumptive rate of 8% or 6% as applicable. For during the year 2021, turnover from F&O trading was 10 lakh and he incurred a loss of 2 lakh rupees, and Mr. X does not have any other income during the year. Now Mr. X want to declare and claim the loss of 2 lakhs. What implications will it have? पहली बात तो इन्होंने 44AD सबसेक्शन 4 को ब्रीच कर दिया. He can opt out of this scheme, right? But then he cannot come back in this scheme for next 5 years. First thing, इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसकी कोई और इनकम नहीं है. That means he only has a loss of 2 crore rupees. In that case, he need not get his books of accounts audited and he can simply file his P&L account. Same fact as discussed in last example, except Mr. X has income of 10 lakh rupees during the year. ये सिनारियो में उसके पास में 10 लाख रुपए की अदर इनकम भी थी. In this scenario, he'll have to get his books of accounts audited, क्योंकि आप
वो 44A के एक्सेप्शन में नहीं आ रहे. So the thumb rule is like, if you don't have any other income, or if you have income less than 2,50,000 rupees, don't get your books of accounts audited. If you have income more than 2,50,000 rupees, if you want to report less than 8%, get your books of accounts audited. जो नॉर्मल सारी केसेस में हम ऑडिट कराएंगे, बिकॉज क्लाइंट का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इनकम तो रहता है. वही बोला, इसका एक ही एक्सेप्शन बनता है HUF का. इसलिए वी शुड ऑलवेज एडवाइज आवर क्लाइंट, दिस इज माय पर्सनल सजेशन, कि अगर उनको F&O ट्रेडिंग करना है या इंट्राडे ट्रेडिंग भी अगर करना है, तो डू इट इन देयर HUF. दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्लैब्स एज वेल एज ऑडिट के उनके प्रोविजन का जो रिगर है उससे भी वो लोग बच जाएंगे. सो दीज आर फ्यू बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर. सिमिलर क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इसमें अगर कोई आपको नया सिनेरियो मिलता है तो आप मुझे बताइए. These are all FNQs which Jiten bhai want me to specifically address. I think I have covered everything in my deliberation which he has specifically asked me. इसके अलावा अगर हमें और भी कोई questions है, और भी कोई query है regarding rate or turnover, I am free to answer. You can come and sit here. The forum is open for question and answer. Thank you. Thank you very much for patience hearing. I know I missed the customary part of thanking the Nagpur branch as well as all dignitaries on and off the dais. So I take this opportunity to thank you everyone for giving me this opportunity to stand in front of such an august audience and deliberate my views on this topic. Thank you very much for patience here. Thank you, sir. Now forum is open for question and answer. As we all are aware, the session is hybrid mode. So lot many questions are the laptop also. So I request Akshay sir also. Any question? I think I can sit and get into the deliberations. सर आपने एक अभी बीच में बताया कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन में 8%, 6% जो भी वो डिक्लेयर करते हैं. Maybe he is earning more, presuming that he is earning in more percentage, but he has got a legal option to declare 8% of his income. तो ये additional income वो जो earn कर रहा है सर, which he is not declaring, but he is declaring the required percentage. मान लीजिए बैंक अकाउंट में ये पैसे सब जमा है, जैसे आप एग्जाम्पल में बोल रहे थे, भाई तुम इनकम टैक्स वाले वही मानेंगे जो टर्नओवर में दिखा रहे, बाकी चीज को वो आपका इनकम नहीं मानेंगे. ये बात सही है क्या Sir, it will be treated as your undisclosed income. Look, we cannot go hot and cold at the same time. आप अपनी इनकम जैसे 1 लाख का 1 करोड़ मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, I didn't incur any expenses. But then, with the help of section 4480, I disclosed the income at a rate of 8% and I paid taxes on 8 lakh. Now, at the time of buying the property, I am using that entire 1 crore rupees to explain my investment in a new property. Sir, that is not allowed because it will be treated as an undisclosed But income. my question is, when he has been given the option legally by the The income option is to tax disclose 8% or more. But that doesn't mean कि आपकी अगर ऊपर इनकम आती है 8% के ऊपर, तो आप इसको इनकम में डिस्क्लोज ना करें. सर ऐसा समझ सकते हैं कि 8% अपन पक्के का है ना, 8 लाख रुपए तक हम बुक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बचा हुआ कैश में आता है कोई प्रॉब्लम नहीं. उसमें यदि हम पैसा जमा हमारे बैंक में जमा हो रहा है तो हम उसको Sir, you can only capitalize. Sir, you can only capitalize to the extent of profit you have reported in 44. Sir, then this will lead to सर absolute. इसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा है. ये जो 4480 वाले असेट्स आते हैं, बाद में बोलते हैं सर हमको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के.
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना है एज पर द इनकम टैक्स जो इसमें होगी, तो इसको कैसे डील करेंगे? So, but then if it is requirement, you prepare these books of accounts. If you want, get it audited. The real books of accounts, nothing vis-a-vis this 44AD declaration. But then he has maintained books of accounts. Then in fact he maintains some books of account, but here for 44AD he is not maintaining the books of account. So this is the finger entry. क्या बोले? सर 44 अगर आपने जो किया है उतना ही आपके कैपिटल में आएगा ना, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तब भी 50% ही ला सकते हैं। लेकिन मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। हम लोग बनाते भी वैसे ही है, जो लीगली दिखा है उतना ही बनाते हैं। लेकिन ये फिर ये ऑप्शन का कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन सिर्फ टैक्स उसको उस आदमी को थोड़ा सा कोई लोअर परसेंटेज दिखाने की उसको टेम्प्ट करता है क्या डिपार्टमेंट? Sir, look at the intent of the legislation. They want to give a benefit and they want to remove the hassles of a small taxpayer. सर आप देखिए बहुत सारे किराना दुकान वाले हो गए, बहुत सारे फ्रूट वेंडर्स हो गए, इनके बैंक अकाउंट में बहुत ट्रांजैक्शन रहेगी। इवन इफ यू गो एंड चेक द पीक क्रेडिट बैलेंस, इट वोंट एक्सीड द बिग अमाउंट। बट इट इज नॉट जस्ट पीपल, इट इज नॉट फॉर दोस पीपल जो अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं। We understand that, but it is not in the statute. It is not explained this way that it is for the purpose of a certain group of people. Sir, it is for the small taxpayers. Sir, there is one query virtually. How to report F&O transaction in ITR, especially the turnover calculated? Shall we enter profit or loss directly under expenses or income in ITR, or we need to fill P&L in ITR? Again, as I said, I have already answered this. Again, it depends on the way you are maintaining your books of account. As I said, the turnover calculation which has been prescribed by the ICI is only for the purpose of computing whether we get into the threshold of 1 crore rupees or not. But as far as reporting your income, the right way is to report the net income which you have earned. And against that net income, you can claim whatever expenses you have incurred, like salary expenses, पैसा अगर borrow किया है तो उसके ऊपर जो बैलेंस किया है ये expenses भी आप claim कर सकते हैं। But according to me, the right and the prudent way will be to treat the net income as your turnover when it comes to filing ITR. So one more query is there. In case of options, by considering the aggregate of difference and the premium received, are we not considering the profit from transaction twice in the turnover? That is, once as a part of premium received and second as a difference. Yes, that is how it is. Even today morning, I had a lot of deliberation with my teammate Shubham Jain, and even we both were like, this is not justified, but that's how ICA have adopted their guidelines. Any other query? One more query here, sir. What if we have a loss of 1 lakh, but we do not want to carry forward? Are we still required to show presumptive 6% income? Yes. Thank you, sir. We are of the time, so for further queries and questions, you can directly call to Mahavir, or you can visit professionally also in his office because बहुत ही बड़ा है ये शेयर्स एंड डेरिवेटिव। और मुझे ऐसा लगता है महावीर सर आपने जितना इजीली इसको बना दिया यहाँ पे खड़े होके, तो इतने लोग तो मोटिवेट हो चुके हैं शेयर्स में ट्रांजैक्शन करने के लिए, करते भी होंगे लेकिन और भी करने के लिए आपने मोटिवेट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच महावीर सर, एंड एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन आई रिक्वेस्ट सीए दीपक जेठवानी सर to kindly offer memento to our speaker.
Thank you, Mahavir sir, from the bottom of my heart, on behalf of Nagpur branch of ICI. And I also request all of you to please join us for the